चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास के अंदर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास का एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, पर इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का टेस्ट होगा या तो ऑन मंडे या तो ऑन ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे होगा तो क्लास के टाइम पे टेस्ट ले लेंगे, और अगर मंडे होगा तो फिर आपके साथ मैं इस क्लास के बाद एक बार टाइम डिस्कस करता हूँ कि किस टाइम पे होगा, ठीक है। और जितना आपको ये चैप्टर करवा दिया है उतना आप लोगों का कंफर्म आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ऑप्टिकल का टेस्ट मैं नहीं डालूंगा, सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज हमारी क्लास होगी और अभी आज को मिला के 4 क्लासेस हमारी और हो जाएंगी संडे तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीक पे टेस्ट पड़ेगा, तो काफ़ी सारा काम और कवर हो जाएगा। तो इस चैप्टर को करना एक बार बढ़िया से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, एंड सब्जेक्टिव भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, और दोनों ही किस किस टाइप के आएंगे ये मैं ऑन संडे आपके साथ डिस्कस करूँ। आ गई आपको बात समझ में? चलो तो फिर ऐसा है कि अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और लास्ट क्लास में एक बार मैं आपको क्या करवा रहा था उसका एक बार डिस्कशन दे देता हूँ। मैडम यू आर लेट टुडे, व्हाई? वाओ, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। सोती ही रह जाती फिर तुम, उठ कैसे गई? अलार्म लगाया हुआ था तूने? चलो आ जाओ। देखो, इफेक्ट ऑफ क्या चल रहा था? लास्ट टॉपिक बताओ क्या चल रहा था? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। यस और नो? इसमें हमने कौन सा सॉल्वेंट एक बार डिस्कस कर लिया था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जो क्या डोनेट करते हैं? जो H+ दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हम लोगों ने? H2O, एसिटिक एसिड, एल्कोहल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ये सब H+ जो दे सकता है, और पोलर जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करवाते हैं? सोल्वेशन। क्या कराते हैं? सोल्वेशन। अनायन का भी सोल्वेशन करवा देते हैं और कटायन का भी सोल्वेशन करवा देते हैं, पर कटायन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता था? अनायन से। और सॉल्वेशन से होता क्या था? फॉर सपोज Cl- अनायन है और सॉल्वेशन करानी है। सॉल्वेशन में फॉर सपोज मैंने इसको वाटर में डाल दिया। मैंने वाटर में डाल के एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, यस और नो? और वाटर इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। और H पे डेल्टा पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है, और ये आपस में क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, और नेगेटिव के चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। अगर इंटरेक्शन जबरदस्त हो रही है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर दोस्तों कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। और एक और बात बताई थी आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और एक एग्जांपल भी दिया था, F-, Cl-, Br- और I- का। अब इसके अंदर आपको ये बोला था कि ये चारों न्यूक्लियोफाइल हैं, इसमें से जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? अगर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक, ये ठीक है। तो आंसर क्या आया था आप लोगों का? I-, क्योंकि सर देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, इसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी। सॉल्वेशन साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना छोटा होगा सॉल्वेशन उतनी ज्यादा होगी, साइज जितना बड़ा होगा सॉल्वेशन उतनी कम होगी। तो सॉल्वेशन कम किसकी होगी? आयोडीन की, इसलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे रह जाएगा? आयोडीन पे, इसलिए I- बेटर न्यूक्लियोफाइल है। पर किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। इतना डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में
कर लिया था। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस क्लास एक बार जा करके देख ले। इतना डिस्कशन सबको याद आ गया? ये डिस्कशन मैंने इतना सारा इसलिए दिया है ताकि अब जब मैं आपको टॉपिक करवाऊं तब आपको बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट होता चला जाए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये तो नोट तो हमने कर ही रखा है अच्छे से। चलिए, सॉल्वेंट बदलने का वक्त आ चुका है। और सॉल्वेंट बदल के सॉल्वेंट डाल देते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे बेटा? विच विल नॉट बी एबल टू डोनेट H+ आयंस, पर वो पोलर होंगे। एप्रोटिक का मतलब है कि वो H+ डोनेट नहीं कर पाएंगे, नॉट बी एबल टू डोनेट H+ आयंस। मोस्ट फेमस, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों का इसका है एसीटोन। क्या है बेटा जी? एसीटोन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका नाम है बेटा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, इसको बनाओ एक बार। ठीक है, बना लिया ये साथ साथ? चलो और बना लो। देखो, डायमिथाइल फॉर्ममाइड, और एक और बना लेते हैं डायमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, DMSO लिखा हुआ आ जाता है एरो पे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DMF और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DMA। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो रहा है? कुछ क्या बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये सारे सॉल्वेंट कैसे हैं बेटा जी? पोलर एप्रोटिक। ये सारे के सारे पोलर हैं, ये सारे के सारे पोलर हैं। वाई दे आर पोलर बेटा? आपको क्यों लग रहा है कि ये सारे पोलर हैं? क्योंकि सर इसके पास क्या है, इसके पास ये ग्रुप है जो इसको पोलर बनाता है। कार्बन किससे कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा वीक, एक बॉन्ड सिग्मा स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होता है? पाई वीक। तो पाई बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये फंडा क्लियर है आपको? यस और नो? एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विच विल नॉट बी एबल टू डोनेट कौन से आयंस बेटा जी? H+ आयंस। ये फंडा क्लियर है? अब बात करते हैं हमारा टॉपिक से। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं सॉल्वेशन की, कि ये सॉल्वेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल कटायन का सॉल्वेशन करेंगे, ये अनायन का सॉल्वेशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन आप बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ना NaCl को एसीटोन में लेता हूं। किस में लेता हूं? एसीटोन में। किसको ले लेते हैं? NaCl को। तो NaCl टूटेगा, किस में कन्वर्ट होगा? Na+ में। यस और नो? अब इस Na+ के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा ऑब्वियसली। ये इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है? बीच में कार्बन है, साइड में कार्बन है, साइड में कार्बन है। O पे कौन सा चार्ज होगा? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव।
तो क्या ये Na+ के साथ इंटरेक्ट करेगा? यस और नो? बोलो, क्या ये Na+ के साथ इंटरेक्ट करेगा? कौन? ये कहानी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना? सभी को मालूम है क्यों करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सोल्वेशन कटायन की तो कर रहा है। अब बारी किसकी आती है? अनायन की। अनायन कौन है वंश? Cl-। Cl- का इंटरेक्शन एक बार देखें। Cl- को इंटरेक्ट करना है, तो यार इंटरेक्ट पहले तो ये देखो कि Cl- को किसके साथ करना है। तो मैंने कहा O पे अगर डेल्टा माइनस था तो कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव। अरे अगर अभी डबल बॉन्ड इंटैक्ट है तो अगर डबल बॉन्ड फॉर सपोज टूट गया तो कार्बन पे प्लस है और O पे क्या है? माइनस, है ना? तो आपको पता है ना ये इस वाले कार्बन के प्लस के साथ इस Cl- को इंटरेक्ट करना है। तो Cl- जब इसके अंदर जाएगा इंटरेक्ट करने इसके पास, तो उसको क्या मिलेगा? रिपल्शन। Cl- will face steric repulsions by side groups. Therefore its solvation is not possible. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर Cl- इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया, इस कार्बन से इंटरेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि इन्होंने घेर लिया, तो इंटरेक्शन तो हुई नहीं। इंटरेक्शन हुई नहीं का मतलब क्या है? सोल्वेशन हुई नहीं। अरे बोलो यार, अगर सोल्वेशन नहीं हुई तो मैं आपकी एक स्टेटमेंट बना सकता हूं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में सोल्वेशन का न्यूक्लियोफाइल पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारा टॉपिक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का है ना, तो मैं Na+ को तो देखूं ही ना, भूल जाऊं। मैं किसको देखूं? Cl- को। तो Cl- अगर पोलर एप्रोटिक में डाला तो सोल्वेशन नहीं हुई, पर Cl- जब पोलर प्रोटिक में डाला तो सोल्वेशन हो गई थी। बस आपको ये 2 पॉइंट बताने के लिए मैं इतनी सारी कहानी बता रहा हूं। तो पोलर प्रोटिक में सोल्वेशन हो जाती है अनायन की, और पोलर एप्रोटिक में नहीं होती क्योंकि उसको स्टीयरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसको एक बार नोट करो पूरा, फिर मैं आगे आपको रेलिवेंस बताता हूं, कनेक्ट करवाते हैं अभी डॉट्स। या फिर रिपल्शन क्यों होगी? क्योंकि ये Cl बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप ने बड़े बड़े ग्रुप को अंदर जाने ही नहीं दिया। करेगा, पर तेरे को रोक लिया किसी ने, तेरे को पता है तुझे यहाँ जाना है, बीच में चमेट लगा के वापस भेज दिया, तो अब तो क्यों जाएगा वहाँ? लाइक दैट, ठीक है? तेरे को पता है कि तुझे वहाँ जाना है, पर बीच में कोई आ गया तेरे को रोकने, वापस कर दिया तुझे, ठीक है? और तो उल्टा वहाँ से खत्म काम, ठीक है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसे पता था कि उसे जाना किधर है, बस वो जा नहीं पाया, ठीक है ना? चलो अब इधर देखो, एक क्वेश्चन लगे हाथ बता ही देता हूं, सुनो। अगर F- है, Cl- है, Br- है और I- है, अब ये किस में है? इन पोलर एप्रोटिक में है, तो आपको इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। क्या कंपेयर करनी है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बताओ इन चारों में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? किसमें है पर ये ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक में। F- क्यों होगा? उल्टा क्यों होगा? वाई? सोल्वेशन का कोई रोल नहीं है। अब रोल किसका है फिर? उनका नेचुरल जो क्या रोल है फिर नेचुरल? अगर देखो सोल्वेशन का तो कोई हाथ है नहीं इसमें, सोल्वेशन को तो भूल जाओ, क्योंकि सोलवेंट कैसा है? पोलर एप्रोटिक। अब इतनी देर से टाइम लगा के यही सीखा कि ये तो सोल्वेशन करेगा नहीं, तो अब सोल्वेशन का अगर इफेक्ट नहीं है तो नॉर्मल पुराने कंसेप्ट साइज का कॉन्सेप्ट है। अब आप चार्ज डेंसिटी देखो, क्या देखो? चार्ज डेंसिटी देखो। तो
तो चार्ज डेंसिटी का अर्थ है माइनस का चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे है। अब आई का साइज है इतना बड़ा, उस पे नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स कर रहा है, पर फ्लोरीन का साइज है इतना सा। अब फ्लोरीन के इतने से साइज पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है बराबर, और आई के इतने बड़े साइज पे वो नेगेटिव का चार्ज का डेंसिटी है। तो बताओ ज्यादा चार्ज डेंसिटी किधर है, फ्लोरीन के पास है। अगर फ्लोरीन के पास ज्यादा चार्ज डेंसिटी है तो वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया, बेटर तरीके से अटैक करेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। किसकी ज्यादा है, F माइनस की। किसमें, पोलर एप्रोटिक में। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके तो तू रट सकती है, लॉजिक ये है ना पीछे, ठीक है। लॉजिक को याद रखोगे तो लंबा चलोगे, और इस टॉपिक को ज्यादा दिल पे नहीं लेना कि रटने नहीं बैठना कि मैंने बोला रिवीजन करो तो तुम इसको एक एक बात को रटने बैठे हो, नहीं। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। और अगली क्लास में मॉड्यूल लेते हैं ना, ऑर्गेनिक वाला। कहीं तुम बोलो हम तो फर्स्ट पार्ट ले आए हैं जी, हाँ चैप्टर देख लेना, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेके आना साथ में। चलो कर लो, नोट कर लो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया, अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही करवा रहा हूं सीधे। ठीक है, चलो देखो, फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही है, ठीक है सीधा। अगर मेरा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक, कैसा है बेटा जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, और मैंने एग्जांपल ले लिया C2H5 O माइनस, PH O पे माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और एक और ले लेता हूं NO3 पे माइनस। आपको कंपेयर क्या करनी है बेटा इसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसमें चक्कर ये है कि नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम है, मतलब आप इसको एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो कि सर अगर नेगेटिव चार्ज सेम एटम पर है तो क्या कहानी है ना। नेगेटिव चार्ज किस पर है बेटा जी, सेम एटम पर है। यहां पे सब पे नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे है, O पे है। तो क्योंकि मैं ही आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको याद रख लेना। अगर एटम सेम है तो सोल्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। इफ नेगेटिव चार्ज is present on, if negative charge is present on same atom, then
नो इफेक्ट ऑफ, if negative charge is present on same atom, then no effect of solvation will work. ठीक है, नॉर्मल टॉपिक लगेंगे पुराने वाले, चार्ज डेंसिटी वाले, ठीक है। देन कंपेयर द चार्ज डेंसिटी, देन कंपेयर चार्ज डेंसिटी। अब सबसे पहले इधर देखो, क्या नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे है, तो साइज तो बड़ा छोटा हुआ ही नहीं, एटम जो सेम था तो सोल्वेशन तो सब पे बराबर है। अगर सोल्वेशन सब पे बराबर है, इक्वल है, तो फिर आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कौन सा बेटर है कौन सा बेकार है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन तो कर नहीं सकते, तो फिर अपना जो टॉपिक है वो चार्ज डेंसिटी का ही लगाना शुरू करता हूँ, चार्ज डेंसिटी का टॉपिक। आप सबसे पहले ये देखो कि C2H5 O पे माइनस है, ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनर है कि विड्रॉइंग है? कार्बन की चेन है, डोनर है। कौन से इफेक्ट से डोनर है? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, O पे माइनस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा और आराम से इलेक्ट्रॉन और दे पाएगा। गॉट इट? यस और नो? दे बोलो। पीएच कौन होता है? पीएच इज फिनाइल रिंग, नॉट फिनॉल। किसी बच्चे से पूछा था, वो कहता है फिनॉल। अरे भाई फिनॉल ही होता है, ये फिनॉल होता है। पीएच बेंजीन को भी लिखा जाता है, मतलब मैं इसको बना देता हूं आपके लिए और करके बना देता हूं। बेंजीन रिंग है पीएच और O पे माइनस है, ये सेम है। जब बेंजीन साइड रिंग का काम करती है तो पीएच लिखा जाता है, ठीक है। आपको मालूम है ना ये बात? O पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। O का नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये यहां जाएगा। क्या O का माइनस रेजोनेंस शो करेगा? O के नेगेटिव पे रेजोनेंस शो होगी, यस और नो बेटा जी? यस। O के माइनस पे रेजोनेंस शो होगी, यस और नो बेटा? यस। अब ये रेजोनेंस अगर कर रहा है तो O के माइनस चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? O पे माइनस चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? कम कर रहा है। रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है और डीलोकलाइज होने से उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। क्या आपको ये फील हो रहा है? अरे बोलो यार। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा या जितना ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा और उतनी ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ये बात पे एग्री कर रहे हो? कर रहे हो। चलो, इसके अंदर क्या हो रहा है? क्या रेजोनेंस हो रही है इसमें? रेजोनेंस तो हो रही है गुरुजी, पर एक जबरदस्त बात और हो रही है। रेजोनेंस करवाने के बाद स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, मतलब रेजोनेंस के साथ साथ यहां पे किसका कॉन्सेप्ट है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। इक्विवेलेंट, देखिए यहां पे स्ट्रक्चर सेम नहीं था, स्ट्रक्चर अलग हो गया था। यहां पे रेजोनेंस होने के बाद स्ट्रक्चर सेम है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ये बात याद रख लोगे और पता भी है पहले से, इक्विवेलेंट रेजोनेंस जबरदस्त होती है। तो जबरदस्त रेजोनेंस है तो जबरदस्त चार्ज का रिडक्शन हो जाएगा O पे माइनस का। बोलो यार यस और नो? और इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये फंडा क्लियर हो रहा है उसके कंपैरिजन में। और लास्ट क्या है? NO3 पे माइनस। देखिए NO3 पे माइनस को आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। अब इसमें भी रेजोनेंस है और रेजोनेंस के बाद है ना, रेजोनेंस ही नहीं है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस के चक्कर में काफी सारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पे तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही बन रहा था, यहां पे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस हो गई, ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई बेटा जी? ये किसकी स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो आप लोग? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको टॉपिक क्लियर हो गया? ये कब है? सॉल्वेंट का इफेक्ट कब नहीं है? जब आपका एटम सेम है। अगर आपका एटम सेम है तो आप सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, एटम जो सेम है। अगर न्यूक्लियोफाइल आपको कंपेयर करना है तो न्यूक्लियोफाइल बेटर यही हो जाएगा।
गॉट इट? बाकी क्यों नहीं होंगे? बाकियों में रेजोनेंस हो रही है। कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करती होती है हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करती है तो उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, माइनस आई जब ये विड्रॉ करता सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करो भाई। ऑर्गेनिक जीओसी का बड़ा बेसिक पार्ट है, जीओसी में बताया भी था। क्या करते हो? कंपेयर तो अभी तक वहीं बैठा है। कर लो कोई नहीं, लगा लो आराम से, 2-4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नोट पूरा कर लेना, रीज़न जो समझ में आए सारे लिख लेना। ये बात भी लिख लेना कि NO3 माइनस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं। ठीक है ना, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन दूं एक और, चलो आ जाओ, दूं क्वेश्चन दूं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन अभी भी सेम ही है। फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या कंपेयर करनी है बेटा आपको? न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैं दे देता हूं आपको ऑप्शन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लेना, ठीक है, या अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लेना। चलो चलो अरेंज करो और रीजन पूछूंगा मैं आपसे, करो फटाफट से इसको। बेटा बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं?
सोचा किसी ने कुछ के नहीं सोचा? चलो भाई सुनते रहना ध्यान से, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार हटा दें, एक बार समझा के हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है, तो पोलर प्रोटिक में एक केस होता है किसका? सॉल्वेशन का। वो काम करेगा, पर वो करेगा कब? जब एलिमेंट्स पे डिफरेंट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज O पे है और नेगेटिव चार्ज S पे है, दोनों एटम पे डिफरेंट पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। सल्फर का साइज क्या है? ऑक्सीजन से बड़ा, तो यहाँ पे सॉल्वेशन काम करेगी। और अगर यहाँ पे सॉल्वेशन काम करेगी तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा? जो बड़े वाला है। अरे बोलो यार यस और नो। सॉल्वेशन छोटे वाले के माइनस चार्ज को क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी कि नहीं कर देगी? बोलो यार यस और नो। तो ऑर्डर कैसा लगाना था? डिक्रीजिंग, पहले सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो बेटर कौन सा हो गया? S माइनस। क्यों? यहाँ पे भी O पे माइनस है, O पे माइनस है, O पे माइनस है, और इसकी तो बात ही मत करो। अरे बोलो यस और नो। ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? क्योंकि इस पे क्या है? लोन पेयर, और बाकी सब पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर वाले। ये बात हमारी हो चुकी है। सबसे पहले तो आप यही देख लेना। गॉट इट? उसके बाद ये हो जाएगा, ये सॉल्वेशन के कारण हो गया, क्योंकि बाकियों की सॉल्वेशन हो गई तीनों की और चार्ज कम हो गया। और बाकी के तीन आज ही कंपेयर करवाए हैं। इन तीनों को कंपेयर करने के लिए सॉल्वेशन की कोई जरूरत, इसमें रेजोनेंस का टॉपिक लगेगा बाकियों में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। यस और नो बोलो यार। नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, डन। हटा दें इसको। अब है ना आपके पास दो टर्मिनोलॉजी आएंगी, एक आएगा न्यूक्लियोफाइल और एक आएगा बेस। क्या क्या आएंगी बेटा? दो टर्मिनोलॉजी। एक आएगा, एक होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस आप ऐसे कह सकते हो बेसिसिटी। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, पर मैं आपको इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, और कहां ये सिमिलर हैं और कहां ये डिसिमिलर हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूंगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पर। अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कौन होगी? इलेक्ट्रोफाइल। और बेस होगा, बेस क्या? एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है आप लोग का? H+। देखिए कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जैसे OH माइनस है, OH पे माइनस है तो किसका काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल का। यस और नो? और वो अटैक करेगा हेलो एल्केन पे। रिएक्शन कैसे होगी? हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये इसको भगाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। ये न्यूक्लियोफाइल का काम किया। अब एब्स्ट्रैक्ट्स अगर H+ है तो फॉर सपोज मेरे पास ये था, और मैं इसमें क्या डाल दूं? OH माइनस, ये H+ खा जाएगा, ये क्या बनाएगा? अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो आप देखो ये कौन बंदा है? OH माइनस। यहां पे ये किसका काम किया है? बेस का, क्योंकि इसने क्या एब्स्ट्रैक्ट किया है? H+। और ये कौन है? OH माइनस। सेम स्पीशी ने किसका काम किया है? न्यूक्लियोफाइल का। तो सेम ही स्पीशी, दो
अलग अलग जगह पे अलग अलग परफॉर्मेंस शो कर रही है और अलग अलग नाम से आ रही है। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? किसी स्पीशी को कब न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पे अटैक करेगी, सीधी सी बात है। और किसी स्पीशी को कब बेस कहेंगे? जब वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगी? H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगी। क्या आपको ये फंडा समझ में आ रहा है अलग अलग? अरे बोलो यार यस और नो। मतलब आपको मैं एक बात बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? अब सोचो, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है तो इस पे भी नेगेटिव, ये तो खैर स्पीशी सेम है बिल्कुल, है ना। चलो मैं थोड़ा सा फर्क कर देता हूं आपके लिए, तब आपको शायद थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा समझ में आएगा। फॉर सपोज मेरे पास एग्जांपल आया NH2- ने अटैक करना है इस पे, और मेरे पास आया OH- ने अटैक करना है इस पे, ठीक है। तो ये अटैक करेगा इस पे और ये अटैक करेगा इस पे। हम कंपेयर कर रहे हैं R1 और R2 को। ये है रेट। क्या है ये? रेट किसका ज्यादा होगा? जिसका न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा वो जल्दी अटैक करेगा। बोलो यस और नो, क्योंकि ये तो सेम ही है। न्यूक्लियोफाइल बेटर कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। अभी सोलवेंट की बात नहीं कर रहा, कुछ सोलवेंट की बात अभी मैंने नहीं करी है, अभी मैं नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूं। तो नॉर्मल आप किसके बेसिस पे आंसर दोगे कि रेट 1 ज्यादा होगा कि रेट 2 ज्यादा होगा? तो मैं कहता हूं आपको रेट 1 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आसानी से दे देगी। तो रेट 1 ज्यादा होगा किससे? रेट 2 से। अब अगर सेम चीज को मैं किस में ले लेता, लिख दिया जाता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो नेगेटिव चार्ज N पे है और नेगेटिव चार्ज O पे है। अब क्या हो जाता? सोल्वेशन में साइज का टॉपिक थोड़ा सा आ जाता, पर ऑक्सीजन के साइज और नाइट्रोजन के साइज में ज्यादा आपसे ना मतलब पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा फर्क है नहीं। तो आप इसको एक बार ऐसे ही देखो। अभी एक बार नॉर्मली टॉपिक ले लो। चलो मैं सोलवेंट इसमें एक बार नहीं ऐड करता हूँ। सोलवेंट ऐड करूंगा तो फिर आपको ना 2-4 चीजें और बतानी पड़ जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो काम क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे क्या करता है? अटैक करता है। तो ये अटैक कर रहा है दोनों केसेस में, यस और नो। रेट 1 ग्रेटर देन रेट 2 क्यों है? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ये क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो ज्यादा इजीली डोनेट कर पा रहा है। मतलब जो जितना जल्दी डोनेट कर पा रहा है वो उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो। अब दूसरी तरफ हम बेस की प्रॉपर्टी देख लें, तो बेस की अगर बात करें तो अपन लोग बात करेंगे जैसे कि CD3 और ND2 की बात करते हैं। अब इसमें से H+ कौन लेके आएगा जल्दी से? जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। ये D हाइड्रोजन है, अरे D ड्यूटीरियम है, ये लो CH3 कर लो। बेटर बेस कौन है? बेटर बेस यही है कि नहीं है? पहले बताओ, अरे है कि नहीं है बेटर बेस? क्यों है बेटर बेस? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी क्यों दे देगा? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा तो जल्दी से H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर लेगा, क्योंकि H पे कौन सा चार्ज है? प्लस। कौन जल्दी अपनी तरफ H+ को खींचेगा? जो जल्दी दे देगा। बोलो यस और नो। तो दोनों केसेस में आप देखो बिल्कुल सेम चीज लग रही है। तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपने आंसर दिए कि नहीं दिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाएगा और बेस का बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? तो मैं कह रहा हूं ज्यादातर केसेस में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बेस होगा। जो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है वो बेस भी कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि उनको दोनों को कहीं ना कहीं एक जैसा सा काम आपको करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसा नो और बोलो यारो, ठीक है।
ये नोट हो गया। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट और लिखवाने हैं बस, छोटे छोटे से देख लो। एक तो स्टीयरिक फैक्टर लिखवा देता हूं आपको मैं, देखो न्यूक्लियोफाइल बस कौन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं या इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढते हैं, ठीक है ना। और बेस कौन होते हैं, जो क्या एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, H+। ये बातें आपको समझ में तो आ रही हैं। अब चलो देखो एक बार स्टीयरिक फैक्टर देखते हैं दोनों के केस में। अगर मैं स्टीयरिक फैक्टर को उठा लूं और मैं न्यूक्लियोफाइल की पहले बात करूं, तो मैंने कहा कि ये ले लिया CH3Cl में R1 मान लो, फिर मैंने कहा कि मैंने बड़ा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ना, ठीक है। इसको मैंने R2 लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, R3। R1 लिख दिया, R2 लिख दिया और R3 लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। एटम सेम है, बिल्कुल एटम सेम है, अरे बोलो। तो आप अगर प्रीवियस जो मैंने आपको सिखाया वो लगाओ, तो आपको यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और यहाँ पे और ज्यादा है, अरे बोलो। तो ये बेटर होना चाहिए था, पर बेटर सबसे ये है, क्यों, स्टीयरिक फैक्टर। अब आप ये समझ लो कि इसको भागना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो जितना ज्यादा वो बड़ा होता जाएगा, जितना ज्यादा भारी होता जाएगा, उतना धीरे भाग के जा पाएगा, यस और नो, अरे बोलो यस और नो। तो स्टीयरिक फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्टीयरिक फैक्टर होगा उतनी ही कम क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो थक जाएगा, भाग नहीं पाएगा ज्यादा। गॉट इट। पर बेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं है, इवन बेस यही बेटर है। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, पहले बता रहा हूं, बेस का काम H+ लेना ही है, स्टीयरिक फैक्टर का ज्यादा फर्क नहीं है। पर अगर थोड़ा बहुत है भी सही, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इसको कहीं भाग के थोड़ी जाना है, इसे तो H+ को खींचना है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना जल्दी H+ को खींच लेगा, बोलो यस और नो। तो बेटर बेस यही है, मतलब स्टीयरिक फैक्टर का बेसिक स्ट्रेंथ पे जो भी कहानी है थोड़ी बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। क्या आपको ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो याद हो जाएगी ये बात। साथ ही में एक और पॉइंट लिखना है, सोल्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता बेस के ऊपर, और जबकि सोल्वेशन पॉसिबल होती है किसमें, न्यूक्लियोफाइल के केस में, ठीक है। तो यहां पे आप ये मेंशन कर लेना कि R1 ज्यादा है R2 से एज कंपेयर टू R3 से, ये जरूर मेंशन कर लेना, रेट पहले वाले की ज्यादा है R2 से और R3 से। गॉट इट बेटा जी, यस और नो। बातें समझ में आ रही है ना सारी की सारी। चलो हटा दें इसको, अरे बोलो, हटा दो सर। चलिए देखिए,
अब हम आपको बताते हैं कोई कहानी बढ़िया वाली। देखो, सॉल्वेशन अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ in case of polar protic solvents, basic strength is not affected by solvation। बस ये लिख लो। ठीक है जी, फंडे क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।